लास्ट टॉपिक था वर्क। आज हम करेंगे एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हम करेंगे, जो कि आप 9th क्लास में भी कर चुके हो। तो सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन कर लेते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता जो होती है, किसी की एबिलिटी वर्क करने की, वो कितना वर्क कर सकते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं उसकी एनर्जी। और यूनिट जो आती है एनर्जी की, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, चाहे किसी ऑफ एनर्जी जो आएगा वो होती है जॉल। जो वर्क की यूनिट है वही एनर्जी की यूनिट है। सीजीएस यूनिट आर्ग होती है। और अब टाइप करते हैं एनर्जी के। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी हम करेंगे यहाँ पर। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its motion, position and deformed shape। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी प्रोसेस करता है, उसके मोशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से। पोजीशन किसके विद रिस्पेक्ट में? अर्थ के विद रिस्पेक्ट में। हाइट भी बोल सकते हैं हम। और उसकी डिफॉर्म शेप की वजह से भी, अगर हम उसकी शेप में कोई चेंज लेके आते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, टाइप हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी, और वैसे एक और डेफिनेशन इसकी पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी करते हैं सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its motion is known as kinetic energy। मीनिंग क्या? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कार मोशन में है, तो वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकती है। और वो जो वर्क है वो किसकी वजह से होगा? उसके मोशन की वजह से होगा। तो मीनिंग उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है। मान लेते हैं हम कोई भी कार है, वो इनिशियली रेस्ट पे है, और उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं एफ़। इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, और उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है v। फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। तो हम अगर यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट करें काइनेटिक एनर्जी के लिए, देखो काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी किसी की मोशन की वजह से। अब जैसे मूविंग वाटर जो होता है, मूविंग वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। एयर जो होती है, मूविंग एयर जिसको विंड बोलते हैं, विंड के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। फास्ट मूविंग बस, फास्ट मूविंग ट्रक जो होता है, या फास्ट मूविंग कोई भी व्हीकल जो होता है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर हम ये कंसीडर करें, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका मास हम कंसीडर करते हैं m, और उस पर फोर्स लगाते हैं f। फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है s, और फाइनली वो जो वेलोसिटी गेन करती है, वो वेलोसिटी कितनी है? उसकी v वेलोसिटी है। अब ऐसे में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होगा बॉडी को डिस्प्लेस करने में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये वर्क डन कितना आएगा? एफ एस कोस 0 आ जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ इंटू एस हो जाएगा। बट अगर हम ये कंसिडर करें, बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ए जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर। ए क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ए अगर हम क्या सपोज करें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है,
क्या करने से, फोर्स लगाने से, एफ फोर्स लगाने से। तो एफ का हमें फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। हम ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। और एक्सीलरेशन का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। हमें पता है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। यू को हमने जीरो लिया हुआ है क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इनिशियली हमने क्या सपोज किया था, रेस्ट की पोजीशन पर था। तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2as एंड ए इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइड बाई 2s। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका ये इसको फाइंड आउट करने का है। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन दिस इज इक्वल टू एफ, एम आ गया था यहाँ पर एम, एक्सीलरेशन की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ वी स्केयर डिवाइड बाई 2s, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क का जो यहाँ पर फॉर्मूला आया दिस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। और ये वर्क डन जो आएगा किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन थी काइनेटिक एनर्जी की, वो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो, साथ में ये फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो और इसको लर्न भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, या इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, work done by a force on a body is equal to change in kinetic energy ऑफ द बॉडी। मीनिंग जो वर्क डन आएगा, कोई भी फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे, मान लो एम मास है ऑब्जेक्ट का, फोर्स लगाते हैं एफ, और ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी हम कंसीडर करें अगर यू, और कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वो कितनी हो जाती है, वी। यू से कितनी हो जाएगी, वी। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यू से इसकी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की कितनी चेंज हो गई, वी। तो मीनिंग यहाँ पर फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आया है। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मीनिंग काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि फोर्स जो होता है किसी बॉडी पर जब अप्लाई करते हैं तो उससे जो वर्क डन आएगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं सपोज करूं ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल डिस्प्लेस होता है, मान लो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है स्मॉल, जिसका मास m है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds, और कितना फोर्स अप्लाई किया है, f फोर्स अप्लाई करने से, और डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में होता है ds। देन स्मॉल वर्क डन जो आएगा, दिस वर्क डन dw इज इक्वल टू एफ ds कोस 0, और वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू एफ इंटू ds आ जाएगा। और फोर्स का अगर हम फॉर्मूला पुट करें, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए अगर एक्सीलरेशन है यहाँ पर, तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एस हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसको हम राइट करते हैं डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो वर्क डन जो आएगा स्मॉल वर्क डन दिस इज इक्वल टू एम डी वी डिवाइड बाई डी टी इंटू डी एस। डी टी को हम जो है डी एस के नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एम डी एस अपॉन डी टी इंटू डी वी। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है ये वेलोसिटी होता है, तो वर्क डन को हम राइट कर सकते हैं यहाँ से एम वी इंटू डी वी। अब यहाँ पर हमें पता है वेलोसिटी चेंज हो रही है यू से वी, तो टोटल वर्क डन अगर निकालें, टोटल वर्क डन व्हेन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, u से जब वेलोसिटी v चेंज होती है तो टोटल वर्क डन जो आएगा वर्क डन, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एम वी डी वी। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे राइट करेंगे v। तो इसका जो m जो है मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं और v का करेंगे इंटीग्रेशन dv u से लेके v तक। और v का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, पावर इंक्रीज होकर पावर कितनी हो जाएगी 2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, जितनी पावर इंक्रीज हुई है वही डिवाइड में, और यहाँ पर लिमिट जो आएगी u से लेके v तक। तो ये जो वर्क डन आएगा दिस वर्क डन इज इक्वल टू एम v की जगह पहले ये v पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, 2 जो डिवाइड में इसको बाहर लिख सकते हो आप, और फिर लोअर लिमिट जब पुट करेंगे उससे पहले लगाना होता है माइनस। अब v की जगह क्या पुट करेंगे u, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर। तो वर्क डन जो आया हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, अलग अलग कर देंगे माइनस में 1/2 एम यू स्क्वायर। ये क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मीनिंग यहाँ से जो वर्क डन आया है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहो इंटीग्रेशन से कर सकते हो, नहीं तो हम इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था सेम उस मेथड से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, बस यू को वहाँ पर 0 नहीं पुट करना है, तो वो भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its position or deformed shape। देखो पोजीशन अर्थ के विद रिस्पेक्ट में, हम ग्राउंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये हमारा अर्थ है और किसी ऑब्जेक्ट को जिसका कुछ मास है उसको अर्थ से ऊपर उठाते हैं कुछ हाइट पर, तो यहाँ पर जो ये पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी, ठीक है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होगी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो एनर्जी आएगी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जबकि सेकंड केस अगर हम लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो एक टर्म हमने यूज किया डिफॉर्म्ड शेप। अगर हम कोई भी स्प्रिंग लेते हैं और उसको खींचते हैं और फिर दोबारा उसको रिलीज करते हैं तो वो अपनी
एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। ऐसे ही रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर भी जो है कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो उसकी शेप की वजह से है, डिफॉर्म्ड शेप की वजह से, जो शेप में हम चेंज लेके आए हैं। तो ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है ड्यू टू इट्स डिफॉर्म्ड शेप, उस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि डिफॉर्म्ड शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितने भी फॉर्मूले आएंगे एनर्जी के वो हम सब वर्क डन से निकाल लेंगे। हम ये सपोज करते हैं अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है, और हम इसके ऊपर एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक हम इसको रेज कर देते हैं। और ये जो हाइट है हमारी, ये हाइट कितनी है h। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन टर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट आएगा, वेट कितना आएगा इसका, W=mg। वेट इसका कहाँ लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या सपोज किया, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m is raised to height, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, h ले लेते हैं इसको हम वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर हमें इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क जो आएगा हमारा वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो फोर्स जो है वो किसके इक्वल लगाना पड़ेगा हमें, वेट के इक्वल। फोर्स किसके इक्वल लगाना पड़ेगा, वेट के इक्वल लगाना पड़ेगा। फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, वेट के इक्वल, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये फोर्स जो लगाना पड़ेगा ये कितना लगेगा फिर हमारा m×g, क्योंकि वेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन दिस इज इक्वल टू f की जगह पुट कर देंगे हम यहाँ पर mg, और s की जगह कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो यानी कि ये वर्क डन आएगा, और इस वर्क डन को क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस हाइट पर जो है स्टोर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। सिंपल सा फॉर्मूला है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी थ्योरम इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो हम इसको ऑब्जेक्ट की हाइट इनिशियली जो है h1 थी, h1, और हम इसको h1 हाइट से कितना रेज कर देते हैं, h2 हाइट तक। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2 आ जाएगी, Pe2। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी Pe1 आ जाएगी। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। तो ये आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1, या mg कॉमन आ जाएगा तो h2 माइनस h1। तो ऐसे हम जो है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी क्या अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक टॉपिक और कर लेते हैं यहाँ पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कोई भी स्प्रिंग लेते हैं हम,
जब उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा स्ट्रेच करने के लिए, और वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी स्प्रिंग लेते हैं हम, ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ये एक हमने स्प्रिंग लिया है, और अगर हम ये सपोज करें इस स्प्रिंग को हम थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच करते हैं। मान लो हमने इसको कितना डिस्प्लेस करवा दिया, कितना स्ट्रेच करवा दिया, बाय स्मॉल अमाउंट dx हमने स्ट्रेच करवाया। स्ट्रेच करवाते टाइम हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया था, एक फोर्स अप्लाई किया था, एक्सटर्नल फोर्स। तो जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, सेम उसी टाइम इंटरनल फोर्स भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जो स्प्रिंग को वापस उसकी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा, एफ एक्सटर्नल, EXT से लिख दिया मैंने इसको, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। और REST लिखा है मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको रिस्टोर करेगा, उसको वापस उसकी पोजीशन में लेकर जाएगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होती है। तो हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो यहाँ पे हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, नहीं सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि उसके अंदर कुछ स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई है। और जब स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं यहाँ से। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम इसको, dx। तो ये जो वर्क डन आएगा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन आएगा, तो एफ एक्सटर्नल इनटू क्या हो जाएगा, dx। और एक्सटर्नल की जगह अगर हम यहाँ पे इंटरनल फोर्स, ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स पुट करें, तो ये आ जाएगा माइनस का एफ रिस्टोरिंग इनटू dx। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम। बट एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द स्ट्रेचिंग। भी कितना हमने इसको स्ट्रेच किया है उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीनिंग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करेंगे, मान लो हम इसको टोटली जो है इसकी इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन से हम इसको टोटल इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करते हैं, मान लो इनिशियली 0 से हम इसके अंदर टोटल जो डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करते हैं वो कितनी प्रोड्यूस करते हैं, x। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के या स्ट्रेचिंग के। तो यहाँ पर डायरेक्टली को हटा करके कांस्टेंट लगता है, ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं के जो है कोई कांस्टेंट है, और के को बोलते हैं रिस्टोरिंग, के को जो है हम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और पर यूनिट स्ट्रेचिंग होता है, पर यूनिट स्ट्रेचिंग। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। नेगेटिव साइन किस लिए लगा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेचिंग जो प्रोड्यूस किया उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम एक और टर्म यूज़ कर लेंगे, वर्क डन जो आएगा हमारा, वर्क डन दिस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस पहले ही है, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा के इंटू एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, dx। तो ये जो वर्क डन होगा दिस इज इक्वल टू के एक्स इंटू dx हो जाएगा। बट अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द
stretching the spring जीरो टू एक्स लेंथ। भी अगर स्प्रिंग को हम 0 से लेके एक्स लेंथ तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स तक हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, और एक्स का इंटीग्रेशन देखो एक ही इंटीग्रेशन ये जनरली सभी फार्मूलों में यूज होता है, तो इसको आप याद कर सकते हो सिंपल। एक्स का इंटीग्रेशन जब एक्स के साथ करेंगे पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो पावर इंक्रीज होगी तो पावर आ जाएगी एक्स की पावर 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके एक्स तक। तो 1/2 के एक्स के, जब एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन जो आएगा ये कितना आएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि इतना जो है एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो ये उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। डायरेक्ट आप फार्मूला लर्न कर सकते हो यहाँ से, और ये इसका डेरिवेशन हो गया है। तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। बो से जब एरो को रिलीज करते हैं तो वहाँ पर भी जो है, जब बो को हम क्या करते हैं, उसकी जो थ्रेड होते हैं उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एरो की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।